दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में प्रस्तुत है राजनीति विज्ञान का अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण कथन और स्टेटमेंट। इसमें हम विभिन्न राजनीतिक विचारकों द्वारा कहे गए 100+ महत्वपूर्ण कथन के बारे में जानेंगे। दोस्तों इस टॉपिक से राजनीति विज्ञान या फिर नागरिक शास्त्र विषय से आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं और ये वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी है जो राजकीय डिग्री कॉलेज प्रवक्ता, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, उच्चतर शिक्षा और नेट जेआरएफ राजनीति विज्ञान से तैयारी कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का पहला प्रश्न है या ये कहें कि पहला कथन है, सद्गुण ही ज्ञान है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, सद्गुण ही ज्ञान है यानी वर्चू इज नॉलेज। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों, सद्गुण ही ज्ञान है। ये कथन सुकरात का है। अगला कथन है, न्याय शक्तिशाली का हित है। तो ये थ्रेसिमेकस का कथन है। आप जानते हैं कि थ्रेसिमेकस यूनान का एक सोफिस्ट विचारक था और उसने कहा था कि न्याय शक्तिशाली का हित है। अगला है दोस्तों, सच बोलना और अपना कर्ज अदा करना ही न्याय है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है सिफालस। सिफालस का कथन है कि सच बोलना और अपने कर्ज को अदा करना ही न्याय है। प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है। ये एक महत्वपूर्ण कथन देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को उसका औचित्य देना न्याय है। ये पोलीमार्कस का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, थ्रेसिमेकस, सिफालस और पोलीमार्कस ये सोफिस्ट विचारकों की श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। ये कथन आप जानते भी होंगे। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले जब आप प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना विशिष्ट कार्य करना और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप न करना न्याय है। प्लेटो का ये कथन है और प्लेटो का न्याय सिद्धांत जो है वो एक प्रकार से कार्य विभाजन और कार्य विशेषीकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला कथन है कि राज्य व्यक्ति का विराट रूप है। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये प्लेटो का कथन है। और शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाशोन्मुख करना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। प्लेटो अपने जो रिपब्लिक है उसकी पुस्तक, उसमें वो न्याय संबंधी, साम्यवाद संबंधी और शिक्षा संबंधी विचारों का प्रतिपादन करता है। उसमें जब वो शिक्षा संबंधी विचार देता है तो वो कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाशोन्मुख करना है। ये प्लेटो का कथन है। अगला है कि राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों प्लेटो का कथन है कि राज्य ओक या चट्टान से नहीं बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से उत्पन्न होता है। अगला है दोस्तों, आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। ये कथन प्लेटो का है। प्लेटो कहता है कि आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक होता है। शिक्षा के संबंध में एक कथन है, शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। ये किसने कहा है? तो ये कथन दोस्तों प्लेटो का है, जो कहता है कि शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। अगला देखिए, जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे या राज्य और राजकुमार इस विश्व में दार्शनिक व्यक्ति और भावना से ओतप्रोत नहीं होंगे, राज्य अपनी बुराइयों से मुक्ति नहीं पा सकेगा। तो ये नगर राज्य के संबंध में प्लेटो अपने दार्शनिक राजा के सिद्धांत में ये कथन कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं बनेंगे और राजा तथा राजकुमारों में दार्शनिक भावना नहीं आएगी, तब तक नगर राज्य बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते हैं। ये प्रसिद्ध दार्शनिक प्लेटो का कथन है। अगला देखिए, राजनीति शास्त्र सर्वोत्तम विज्ञान है।
पॉलिटिकल साइंस इज सुप्रीम साइंस या मास्टर साइंस, ये कथन किसका है? आप जानते भी होंगे कि राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, ये अरस्तू का कथन है। अरस्तू का कहना है कि पॉलिटिकल साइंस इज मास्टर साइंस। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। राज्य व्यक्ति से पहले है या राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये कथन किसका है? तो सही है, सही उत्तर है अरस्तू ने कहा है कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। देखिए दो कथन है, राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, ये प्लेटो का कथन है, और राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, ये अरस्तू का कथन है। अगला प्रश्न देखते हैं, परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। परिवार को महत्व देते हुए ये किसने कहा है कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है? ये अरस्तू ने कहा है। दोस्तों, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप जानते हैं, मैन इज ए सोशल एनिमल, ये भी प्रसिद्ध राजनीतिक विचारक अरस्तू का कथन है। अगला कथन है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का संगठन है, ये अरस्तू ने कहा था। और विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। विधि की परिभाषा इस प्रकार से कि विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है, ये कथन किसका है? तो ये है अरस्तू का कथन, जो विधि को सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक की संज्ञा देते हैं। समाज के बाहर या राज्य के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या फिर पशु, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है आपका अरस्तू। अरस्तू ने कहा है कि समाज या राज्य के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या फिर पशु। अगला देखते हैं, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता है वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। जिन राज्यों में न्याय यानी जस्टिस नहीं रह जाता है वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं, ये कथन किसका है? तो ये कथन मध्यकालीन विचारक सेंट ऑगस्टाइन का है, जो कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। अगला देखिए, राजा और ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि ये कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है, ये कथन किसका है? तो ये जेम्स प्रथम का कथन है, जो अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानता था। वो कहता था कि राजा और ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि ये कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। अगला कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, राजा को शेर के समान शूरवीर और लोमड़ी की तरह चतुर होना चाहिए या चालाक होना चाहिए। तो दोस्तों, ये मैकियावेली का कथन है। मैकियावेली इटली के चाणक्य के रूप में भी अभिहित किया जाता है और उसने राज्य को शक्तिशाली और उसकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण जो है सलाह राजा को दी है। उसमें वो कहता है कि राजा को शेर के समान शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। अगला कथन है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता है। तो दोस्तों, ये कथन मैकियावेली का है, जो कहता है कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन पैतृक संपत्ति के नुकसान को नहीं भूल सकता है। अगला देखते हैं कि राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक के द्वारा शासित होता है, ये कथन किसका है? राज्य परिवार और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक के द्वारा शासित होता है। तो ये कथन बोदा का है। बोदा एक फ्रांसीसी विचारक था जिसका पूरा नाम जीन बोदा है। वो कहता है कि राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। और आधुनिक राज्यों की संकल्पना में जो राज्य के आवश्यक तत्वों में संप्रभुता तत्व जो होता है उसका सबसे पहली बार वर्णन बोदा ने ही किया था। तो अगला कथन देख लेते हैं, संप्रभुता नागरिकों और शासितों के ऊपर ऐसी शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता है, ये कथन बोदा का है। अगला है कि मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। ये कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं और भय दोनों जुड़वा भाई हैं, ये थॉमस हॉब्स का कथन है। और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर था। ये प्राकृतिक अवस्था के बारे में वर्णन करते समय ये कथन हॉब्स का है।
अगला है कि प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां होती हैं, ये भी हाब्स का कथन है। कानून संप्रभु का आदेश होता है। संप्रभुता की जो महत्वपूर्ण धारणा का प्रतिपादन का प्रारंभ बोंदा ने किया था, उसको चरम परिणति पर ले जाने वाला हाब्स था। हाब्स कानून को संप्रभु का आदेश कहता है, तो कानून संप्रभु का आदेश है, ये हाब्स का कथन है। अगला देखते हैं, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था है, ये कथन किसका है? तो सही है जॉन लॉक। जॉन लॉक जो है प्राकृतिक अवस्था के बारे में थॉमस हॉब्स से पूरी तरह विपरीत विचार रखता है। जहां हॉब्स प्राकृतिक अवस्था को दीनहीन, एकाकी, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर मानता था, वहीं लॉक प्राकृतिक अवस्था को शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था मानते हैं। अगला है दोस्तों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, यानी लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। तो जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है उदारवादी विचारक लॉक का मानना है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार होते हैं। अगला कथन है दोस्तों, प्राकृतिक कानून नैतिकता के वे नियम हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं, लॉक का कथन है। और जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और कई बार परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, ये लॉक का कथन है। यानी यदि जहाँ पर कानून नहीं होगा वहाँ पर स्वतंत्रता की कोई आशा नहीं की जा सकती है, या जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं, ये लॉक का कथन है। अगला कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते भी होंगे, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। ये कथन रूसो का है। रूसो, जिसका पूरा नाम जीन जैक्स रूसो है, वो कहता है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा हुआ होता है। और ये कथन एक तरह से एक विरोधाभास ही है कि स्वतंत्र पैदा होने के बावजूद वो हमेशा बेड़ियों में जकड़ा रहता है। प्रकृति की ओर लौटो, बैक टू द नेचर, प्रकृति की ओर लौटो, ये कथन भी रूसो का है। और प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर और संतुष्ट होते हैं, ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये रूसो का कथन है, जो मानते हैं कि प्राकृतिक अवस्था या नेचुरल स्टेज में जो मनुष्य होते हैं वो एक समान यानी बराबर होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं और संतुष्ट होते हैं। अगला देखिए, व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था, ये कथन रूसो का है। और जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता है उसे स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाएगा, ये कथन भी रूसो का है। रूसो कहता है कि जो सामान्य हित या सामान्य इच्छा का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जाएगा। अगला है, कला और विज्ञान के विकास ने मानव को खराब कर दिया है या अनैतिक कर दिया है, उसे पतित कर दिया है। कला और विज्ञान, आर्ट एंड साइंस के विकास ने मनुष्य को अनैतिक बना दिया है, ये रूसो का कथन है। अगला कथन देखते हैं, वह प्रथम व्यक्ति जिसने एक भूमि के टुकड़े को चतुर्दिक बाड़ा बनाया और कहा कि ये मेरी भूमि है, और जिसका कि अन्य व्यक्तियों ने नादानी के कारण विश्वास कर लिया, समाज का यथार्थ संस्थापक था, ये कथन रूसो का है। अगला है कि मनुष्य को स्वतंत्र होने के लिए विवश किया जा सकता है, रूसो का कथन है। और राज्य की सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है, ये भी रूसो का कहना है। रूसो का मानना है कि राज्य के सदस्यता के बिना व्यक्ति के लिए नैतिक जीवन असंभव है। सरकार और राज्य जीवित औजार हैं, ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कथन महत्वपूर्ण समझौतावादी विचारक रूसो का है। रूसो कहता है कि सरकार राज्य का जीवित औजार है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस तरह से बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता है, एक पेड़ अपने अंकुरित होने के अधिकार को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती।
ये महत्वपूर्ण कथन लीवर का है। दोस्तों संप्रभुता जो होती है वो अदेय होती है, यानी वो किसी को दी नहीं जा सकती। इसी संबंध में लीवर का मानना है कि जिस तरह बिना आत्मविनाश के व्यक्ति अपने जीवन और व्यक्तित्व को दूसरे को नहीं दे सकता, उसी प्रकार बिना आत्मविनाश के संप्रभुता दूसरे को नहीं दी जा सकती है। एक महत्वपूर्ण कथन है, प्रकृति ने मानव जाति को सुख और दुख नामक दो स्वामियों के शासन में रखा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है प्रसिद्ध उपयोगितावादी विचारक जेरमी बेंथम का। जेरमी बेंथम कहते हैं प्रकृति ने मानव जाति को सुख और दुख नामक दो स्वामियों के शासन में रखा है। अगला है कि प्रत्येक व्यक्ति एक गिना जाए, कोई भी एक से अधिक न गिना जाए। ये कथन किसका है? तो ये कथन बेंथम का है, जो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति बराबर है, उसकी गणना एक के रूप में की जानी चाहिए, एक से अधिक नहीं। अगला है पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। तो ये कथन बेंथम का है। बेंथम जब अपने उपयोगितावादी सिद्धांत की बात करते हैं तो उसमें वो कहते हैं कि जो है सुखों में केवल मात्रा का अंतर होता है, गुणों का नहीं। इसलिए पुष्पिन खेलना उतना ही अच्छा है जितना कि कविता पढ़ना। अगला कथन है अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु होता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों J.S. मिल यानी जॉन स्टुअर्ट मिल का है। वो कहता है कि अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु होता है। और स्वतंत्रता के संबंध में स्व संबंधी और स्व विषयक और पर विषयक काम की बात करता है मिल। वो कहता है व्यक्ति के स्व संबंधी कार्य या स्व विषयक कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। ये कथन भी मिल का है। और मिल का ये कथन उदारवाद और पूंजीवाद को प्रोत्साहन देता है या समर्थन देता है, जब वो कहता है कि व्यक्ति के स्व संबंधी कार्यों में राज्य को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण कथन देखते हैं, एक संतुष्ट सुअर से असंतुष्ट सुकरात होना और संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। ये कथन किसका है? तो ये कथन मिल का है। दोस्तों मिल जो है वो बेंथम का अनुयायी था, और बेंथम ने जहाँ पर अपने उपयोगितावादी सिद्धांतों में गुणों को महत्व नहीं दिया है, सुख और दुख में केवल मात्रा को माना है, वहीं मिल जो है उपयोगितावाद में नैतिकता का आधार जोड़ता है। और वो कहता है कि यदि सूअर और जो मनुष्य है वो सुख और दुख को नहीं जान पाते हैं, सूअर और मूर्ख सुख के गुणों को नहीं पहचान पाते हैं, तो एक संतुष्ट सूअर से असंतुष्ट सुकरात होना बेहतर है, और संतुष्ट मूर्ख की अपेक्षा असंतुष्ट सुकरात होना अच्छा है। स्वतंत्रता बंधनों का अभाव है। ये कथन किसका है? तो ये मिल का कथन है, जो कहते हैं कि स्वतंत्रता मिल जो है बंधनों का अभाव है। और मिल जो है स्वतंत्रता का बहुत बड़ा जो है प्रवर्तक था। स्वतंत्रता को उसने व्याख्यायित किया, और उसकी पुस्तक का नाम भी ऑन लिबर्टी है। अगला प्रश्न है, राज्य सर्वशक्तिमान, दोष शून्य और ईश्वरीय है। तो ये कांट का विचार है। कांट आदर्शवादी विचारक हैं। वो राज्य को सर्वशक्तिमान, दोष रहित और ईश्वरी मानते हैं। दोस्तों राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण या राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की पदयात्रा है। ये F.W. हीगल का कथन है। जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल, ये हीगल का पूरा नाम है, और उसका कथन है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। अगला है दोस्तों, राज्य मानव लक्ष्य की सर्वोत्तम अभिव्यक्ति है। हीगल का कहना है विवेक ही वास्तविक है और वास्तविक ही बौद्धिक है। हीगल का कथन है। अगला है कि संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है। संकल्प विल नॉट फोर्स इज द बेसिस ऑफ स्टेट, यानी राज्य का आधार संकल्प है या इच्छा है, शक्ति नहीं। ये T.H. ग्रीन का कहना है। T.H. ग्रीन, थॉमस हिल ग्रीन, इनका कहना है कि संकल्प न कि शक्ति राज्य का आधार है। राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को बाधित करना है। ये कथन किसका है? तो दोस्तों ये T.H. ग्रीन का कथन है। ग्रीन सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं, और वो कहते हैं कि राज्य का कार्य मानव विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को
बाधित करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता उन कार्यों को करने और उपयोग करने की क्षमता को कहते हैं जो करने योग्य और उपयोग करने योग्य है। ये कथन ग्रीन का है। अगला है कि राज्य का कर्तव्य उन दशाओं को जन्म देता है जिसमें नैतिकता का विकास संभव हो सके। ग्रीन का कथन है। और मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है। स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। ये ग्रीन का मानना है। लेकिन इस कथन को बारकर कहते हैं कि ग्रीन की जो धारणा है उसको बारकर ने इस रूप में कहा है कि मानवीय चेतना स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता में अधिकार निहित हैं और अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य आवश्यक है। अगला देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है कि दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है परंतु महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है। दार्शनिक या जो आदर्शवादी दार्शनिक हैं, यूटोपियन हैं, स्वप्नलोकी समाजवादी हैं, उनके बारे में टिप्पणी करते हुए मार्क्स कहता है कि दार्शनिकों ने अब तक विश्व की व्याख्या की है, महत्वपूर्ण कार्य इसे बदलना है। मार्क्स का कथन है। कार्ल मार्क्स पूरा नाम है इनका। राज्य धनी वर्ग द्वारा गरीब वर्ग के उत्पीड़न का यंत्र है, ये मार्क्स का कहना था। और मार्क्स ने ही ये कहा है कि मैंने हीगल के दर्शन को सिर के बल खड़ा पाया और उसे पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। अगला कथन देखिए। अब तक के समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। अब तक के संपूर्ण समाज का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है, ये मार्क्स का कथन है। और उसका एक महत्वपूर्ण कथन और भी है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास बेड़ियों के अतिरिक्त खोने के लिए कुछ भी नहीं है और जीतने के लिए सारा संसार है। तो ये मार्क्स का कथन है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ। अगला है दोस्तों। मनुष्यों की चेतना उनके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक स्तर उसकी चेतना को निर्धारित करता है। दोस्तों, मार्क्स एक भौतिकवादी विचारक है। वो जो है पदार्थ को महत्वपूर्ण मानता है, विचारों को नहीं। इसीलिए वो कहता है कि मनुष्यों की चेतना उसके सामाजिक स्तर को निर्धारित नहीं करती, बल्कि उनका सामाजिक स्तर उनकी चेतना को निर्धारित करता है। अगला कथन देखते हैं। अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है। तो सही उत्तर है इसका, ये कार्ल मार्क्स का कथन है। अतिरिक्त मूल्य या थियरी ऑफ सरप्लस वैल्यू में वो कहता है कि अतिरिक्त मूल्य उन दो मूल्यों का अंतर है जिसे एक श्रमिक पैदा करता है और जिसे वह वास्तव में पाता है, और जो अंतर वाला अमाउंट होता है उसे पूंजीपति हड़प लेता है। अगला कथन है। राज्य अंततः मुरझा जाएगा। तो ये मार्क्स के सहयोगी एंजेल्स का कथन है जो कहते हैं कि राज्य अंततः मुरझा जाएगा। राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है। राजनीतिक शक्ति जो है वो आर्थिक शक्ति की सेविका है। ये कथन किसका है? तो ये एंजेल्स का कहना है कि राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति की सेविका है। अगला देखते हैं दोस्तों। पूंजीवादी राज्य श्रमिकों के विद्रोह के विरुद्ध प्रहरी की भांति खड़ा है। ये एंजेल्स का ही कथन है। अगला कथन देखते हैं। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोत्तम या सर्वोच्च अवस्था है। साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है। ये मार्क्सवादी विचारक लेनिन का कहना था। दोस्तों, राज्य धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली है, वह सर्वहित या जन कल्याण का साधन नहीं हो सकता है। ये कथन किसका है? तो ये लेनिन का कथन है, जो राज्य को धनवान वर्ग के हाथ की कठपुतली मानते हैं और वो कहते हैं कि ये सभी लोगों के कल्याण का साधन नहीं हो सकता है। अगला है। राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है। राज्य जनसंख्या के अधिकांश भाग पर शासन करने वाले पूंजीपतियों के हाथों में शोषण का साधन है। ये लेनिन का कथन है। और देखिए, एक दल की तानाशाही मजदूर वर्ग की तानाशाही नहीं है, बल्कि मजदूर वर्ग पर तानाशाही है। ये कार्ल काटस्की का कथन है। अगला कथन है कि राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। ये स्पेंसर
इनका पूरा नाम हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर कहते हैं कि राज्य पारस्परिक भरोसे के लिए एक ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है। अगला है देखिए दोस्तों, चूंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। ये कथन किसका है? तो ये लास्की का कथन है, हैरेल्ड जोसेफ लास्की। ये जो हैं लास्की, दोस्तों लास्की आधुनिक युग के एक बहुलवादी विचारक हैं। उसी संबंध में ये विचार देते हैं कि समाज का स्वरूप संघात्मक है इसलिए सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। अगला प्रश्न ये देखिए, हिट क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना पूर्ण विकास नहीं कर सकता है, लास्की का कथन है। अगला कथन है कि स्वतंत्रता का अर्थ ऐसे वातावरण की स्थापना करना है जिसमें व्यक्ति का पूर्ण विकास हो सके, लास्की का कहना है। और लास्की का एक और महत्वपूर्ण कथन है देखिए, मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी न प्राप्त हो। मुझे केक खाने का कोई अधिकार नहीं है यदि मेरे पड़ोसी को रोटी भी न प्राप्त हो, लास्की का कहना है। और राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि उसे आर्थिक समानता प्राप्त न हो, लास्की का ही कथन है। दोस्तों, राजनीतिक स्वतंत्रता वास्तविक नहीं हो सकती जब तक आर्थिक समानता प्राप्त न हो, लास्की का कहना है। अगला है कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार जो है इसका कोई विकल्प नहीं है और ये एक प्रकार से प्रतिनिध्यात्मक लोकतंत्र के समर्थन में कहा गया कथन है। लास्की का कहना है कि सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का कोई विकल्प नहीं है। अगला है कथन कि लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, कितना तार्किक है कि लोकतांत्रिक विचार का आर्थिक पक्ष ही समाजवाद है। ये किसका कथन है? तो ये सिडनी वेब का कथन है। अगला कथन है कि समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। देखिए समाजवाद आय की असमानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो ये होगा समाजवाद आय की समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जे.बी. सा, जॉर्ज बर्नार्ड सा का कहना है कि समाजवाद आय की समानता के अतिरिक्त कुछ नहीं है। अगला देखते हैं, विश्व शांति कायरों का स्वप्न है, युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। ये कथन किसका है? तो सही उत्तर है दोस्तों मुसोलिनी का कहना है। मुसोलिनी दोस्तों फांसीवादी विचारक है और ये कहता है कि विश्व शांति कायरों का स्वप्न है, युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा नारी के लिए मातृत्व। अगला देखते हैं, स्वतंत्रता एक मृत शरीर की भांति है, मैं उसे ठोकर मारता हूँ। मैं इटली में व्यवस्था और अनुशासन चाहता हूँ, ये मुसोलिनी का कथन है। और एक महत्वपूर्ण कथन जो बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है, देखिए ये है, सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और विरुद्ध कुछ भी नहीं है। ये कथन मुसोलिनी का है। वो कहता है कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य के बाहर और उसके विरुद्ध कुछ भी नहीं है। अगला देखते हैं, साम्राज्यवाद जीवन का नित्य और अडिग नियम है। ये मुसोलिनी का कहना है। और एक महत्वपूर्ण कथन देखते हैं, राज्य न तो भगवान की सृष्टि है, न उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम है, न परिपाटी, न ही परिवार मात्र। तो ये गार्नर का कथन है। गार्नर महत्वपूर्ण राजनीतिक विचारक माने जाते हैं। इनका मानना है कि राज्य भगवान की सृष्टि नहीं है, यानी राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत का समर्थन नहीं करते हैं, न ही उच्च भौतिक शक्ति का परिणाम है, न ही परिपाटी, न ही परिवार मात्र। और इसका मतलब कि राज्य इससे बहुत कुछ अधिक है। ये गार्नर का कथन है। अगला देखते हैं दोस्तों, राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संख्या है। ओपेनहाइमर राज्य के शक्तिवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। ओपेनहाइमर वो कहते हैं कि राज्य एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग पर प्राबल्य बनाए रखने की संख्या है। अगला कथन, ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और ये दोस्तों कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ईश्वर जिसने हमें जन्म दिया है उसी ने स्वतंत्रता भी प्रदान की है, ये जेफरसन का कथन है। एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, परंतु बिना ईश्वर में विश्वास के राज्य स्थापित नहीं हो सकता है।
एक नगर की स्थापना बिना भूमि के संभव है, लेकिन ईश्वर में विश्वास के बिना राज्य स्थापित नहीं हो सकता। ये कथन किसका है? ये प्लूटार्क का कथन है। अगला जो है दोस्तों, ये समाजवाद से संबंधित है। समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खो दिया है, क्योंकि सभी इसे पहनना चाहते हैं। तो सही उत्तर है ये कथन CEM जोड का है। दोस्तों ये कथन CEM जोड का है, जो मानते हैं कि समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपना आकार खो दिया है, क्योंकि इसे सभी धारण करते हैं। स्वतंत्रता और समानता असंगति है, यानी स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक नहीं बल्कि विरोधी हैं। इस विचार को देने वाले कौन हैं? डी टाकविल। डी टाकविल या डी टाकविले का मानना है कि स्वतंत्रता और समानता असंगति है। राज्य इतिहास की उपज है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, राज्य इतिहास की उपज है। ये बर्गेस या बर्जेस का कथन है। स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। ये कथन किसका है? स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। ये मैकाइवर का कथन है। और मैकाइवर का मानना है कि जो राज्य है उसका क्रमिक रूप से विकास हुआ है, विकासवादी सिद्धांत। और राज्य की उत्पत्ति के संबंध में जो विकासवादी या इवोल्यूशनरी थियरी है, यही सर्वमान्य है। और उसके समर्थकों में मैकाइवर का नाम प्रमुख है, जो कहते हैं कि स्वजन समूह समाज को जन्म देता है और समाज आगे चलकर राज्य को जन्म देता है। अगला है, कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल नए वाक्य जोड़ देता है और पुराने वाक्य इधर उधर जो है कर देता है। पुस्तक का अधिकांश भाग राज्य द्वारा कभी नहीं लिखा गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। कानून की विशाल पुस्तक में राज्य केवल नए वाक्य जोड़ देता है और पुराने वाक्य इधर उधर कर देता है। पुस्तक का अधिकांश भाग राज्य द्वारा कभी नहीं लिखा गया है। ये मैकाइवर का कथन है। अगला देखते हैं, कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान होता है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन A.V. डायसी का है। डायसी एक प्रमुख विधिवेत्ता हैं। उनका कानूनी संप्रभुता और वैधानिक संप्रभुता का जो वर्णन है, उसके पीछे वो कहते हैं कि कानूनी संप्रभुता के पीछे एक दूसरा संप्रभु विद्यमान होता है जिसके पीछे कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है। प्रभुसत्ता को त्यागना आत्महत्या के समान है। प्रभुसत्ता यानी सॉवरेनिटी, इसको त्यागना आत्महत्या के समान है। ये कथन किसका है? तो ये गार्नर का कथन है। दोस्तों राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण कथन। इसी से संबंधित एक कथन हमने हेराल्ड जोसेफ लास्की का भी पढ़ा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता जो है आर्थिक समानता के अभाव में वास्तविक नहीं हो सकती। राजनीतिक स्वतंत्रता कभी भी वास्तविक नहीं हो सकती जब तक कि आर्थिक समानता नहीं स्थापित की जाती है। ये लास्की का कथन है। लेकिन जहाँ पर कपोल कल्पना शब्द आता है, बात वही है लेकिन शब्दों का थोड़ा सा बदलाव हो गया है। कपोल कल्पना जहाँ पर आए तो वहाँ पर आप कोल को मानिए। तो देखिए राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक समानता के बिना कपोल कल्पना है। GDH कोल का कथन है। और पूर्णतया शुद्ध और प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व केवल व्यावसायिक प्रतिनिधित्व ही होता है। ये भी कोल का कथन है। कोल पूर्णतया शुद्ध और प्रजातांत्रिक प्रतिनिधित्व व्यावसायिक प्रतिनिधित्व को मानते हैं। अगला है दोस्तों, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये गिलक्राइस्ट का मानना है। वो कहते हैं कि जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं वो वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। और इसके पीछे आप भी जानते हैं कई प्रकार के कारण हैं। शिक्षा का अभाव, जागरूकता का अभाव, राजनीतिक चेतना का अभाव, ये सारी परिस्थितियाँ जिम्मेदार होती हैं। क्योंकि जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसमें भी सभी लोग अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं। और इसी को ध्यान में रखकर गिलक्राइस्ट का कहना है कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वास्तव में सार्वभौमिक नहीं है। अगला है दोस्तों कि जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है।
जिस प्रकार बदसूरती का न होना खूबसूरती नहीं है, उसी प्रकार बंधनों का अभाव भी स्वतंत्रता नहीं है। ये बारकर का कथन है। और इस वीडियो का यानी महत्वपूर्ण क्योट्स एंड स्टेटमेंट्स का आखिरी प्रश्न है, स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ये प्रश्न भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। स्वतंत्रता प्रतिबंधों का अभाव नहीं बल्कि अनुचित प्रतिबंधों के स्थान पर उचित प्रतिबंधों की व्यवस्था है। ये मैकेंजी का कथन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। ये था राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण कथन और स्टेटमेंट जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। आप इनको तैयार कर लीजिएगा। और कुछ और भी कथन या स्टेटमेंट हैं जिनके बारे में आपको कन्फ्यूजन हो तो उसके संबंध में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।